हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ भी ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियाँ। दोस्तों, हमारी ये पहली कहानी आशीष की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आशीष है। ये घटना कई साल पुरानी है। और दोस्तों, घटना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ये भी बता दूं कि उस समय मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। यानी मेरे माता पिता की डेथ के कुछ 1.5 साल के बाद मैं अपने गांव गया हुआ था। वहाँ पर मेरे नाना और नानी रहते थे और मेरे नाना नानी के साथ एक कज़िन मेरा भाई भी रहता था जो उनका एज अ केयर टेकर ध्यान रखता था। जब मैं गांव पहुंचा तो गांव, आप लोगों को पता ही होगा कि आज भी कुछ ऐसे गांव हमारे भारत देश में है जो बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारा गांव उस समय भी पिछड़ा गांव था और आज भी पिछड़ा गांव है। तो जब मैं अपने गांव गया, हमारे गांव में उस समय मुश्किल से 25 से 30 घर ही होंगे। जब मैं गांव गया तो मुझे पहुंचने में शाम हो चुकी थी। मैं शाम के कुछ 7 साढ़े 7 बजे के आसपास गांव के अंदर एंटर किया। जैसे ही मैं गांव के अंदर घुसा, मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। एक अजीब सी मनहूसियत महसूस कर रहा था। मैं गांव में घुसने के बाद आसपास देख रहा था, सबके दरवाजे बंद थे। गांव में एक भी आदमी बाहर घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। नवंबर का महीना था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ठंड की वजह से सभी लोग जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में जाकर सो गए होंगे। लेकिन मैं गलत था। जब मैं गांव के अंदर अपने घर के पास पहुंचा, तभी मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो हाथ में लालटेन लिए हुए वहीं पास से ही गुजर रहा था। मैंने उससे आवाज़ लगाई, काका, कोई दिखाई नहीं दे रहा है गांव में? वो पहले तो मुझे पहचाने नहीं। जब मैं उनके नज़दीक गया, उन्होंने लालटेन को ऊपर उठाकर मेरा चेहरा देखा। फिर उन्होंने कहा कि तुम आशीष हो ना? मैंने कहा हाँ। वो कहने लगे, तुम्हें पता नहीं गांव में क्या चल रहा है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। क्या हुआ? क्या चल रहा है गांव में? वो कहने लगे, अपने घर जाओ, सब पता चलेगा। मेरा घर वहां से थोड़ी ही दूरी पर था। मैंने कहा कि वो सब तो ठीक है, कोई जंगली जानवर आ गया है क्या? वो कहने लगे, जाओ जल्दी घर जाओ, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। शायद वो अपनी खेत से लौट रहे होंगे या पता नहीं उस समय वो वहाँ पर क्या कर रहे थे। मैं अपनी घर में गया। घर में जाने के बाद मेरे जो नाना नानी थे, मैं उनका आशीर्वाद लिया। जो मेरा कज़िन भाई था वो मुझसे कहने लगा कि तुझे समझ नहीं है, इस टाइम पर तू गाँव आया है? मैंने कहा इस टाइम पर मतलब? वो कहने लगा कि तू दिन के समय भी आ सकता था, फिर शाम के समय क्यों आया? मैंने कहा अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं शाम में आऊँ या सुबह में आऊँ, आ तो गया। और ट्रेन की वजह से मुझे ये टाइम हो गया यहाँ पर आने। ट्रेन लेट हो गई थी, इस वजह से मुझे आने में लेट हो गया। हम फिर घर में खाना खाए और बैठकर बात कर रहे थे। बातों बातों में ही मैंने शुरू किया कि गांव में इतना सन्नाटा कोई भी नहीं है, पहले तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। मेरा कजिन भाई मुझे कहने लगा, अभी तू आया है ना, इसलिए तुझे नहीं पता कि गांव में क्या चल रहा है। कल तुझे सब बताता हूँ, तू थका होगा, सो जा। मैंने उससे कहा नहीं, तू मुझे अभी ही बता। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं और मेरा कज़िन उस टाइम पे सिगरेट पीते थे। तो नाना नानी के सो जाने के बाद करीब 9:30 बजे हमारे घर के बीच में एक आंगन था। बाहर नहीं निकलना पड़ता था, घर के बीच में ही था। तो हम उस आंगन में जाकर कुर्सी पर बैठ गए, फिर सिगरेट जलाकर सिगरेट पीने लगे। और उसके बाद उसने मुझे बताया कि गांव में लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत है। जैसे ही उसने ये बात कहा, मैं जोर से हंसने लगा। मैंने कहा अब तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ये अचानक भूत प्रेत कहाँ से आ गए? वो कहने लगा कि धीरे बोल, अगर वो भूत प्रेतों ने तेरी आवाज़ सुन ली ना तो वो हम पर अभी ही हमला कर देंगे। मैंने उससे कहा अरे तू पागल हो गया है क्या, कुछ भी बड़बड़ा रहा है? वो कहने लगा कि तुझे नहीं पता कि गांव में कितनी घटनाएं घटी है। मैंने कहा घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ? उसने फिर मुझे एक आदमी के बारे में बताया। उस आदमी को तो मैं भी जानता था। वो कहने लगा कि तुझे पता है अब वो इस दुनिया में नहीं है।
मैंने कहा कैसे, क्या हुआ, वो मर गया? वो कहने लगा कि हाँ, वो मर तो गया, लेकिन उसका सर कहीं नहीं मिला। बस सर कटा हुआ धड़ उसके ही घर के आंगन में मिला। उसका सर कहाँ गया किसी को नहीं पता। मैंने कहा लेकिन ऐसा उसे मारा किसने? वो कहने लगा कि यही तो रहस्य है और हम लोग यही बात नहीं समझ पा रहे हैं। उसने बताया कि गांव में ऐसी ही करते करते 7 मौतें हो चुकी है और पूरे 7 लाशों के सर अब तक किसी को नहीं मिले। कोई नहीं जानता कि उनके सर कहाँ गायब हो गए। मुझे तो उसकी बातें सुनकर वहीं पर डर लग रहा था। मैंने कहा तो लोगों ने कुछ इसका समाधान नहीं निकाला क्या? वो कहने लगा कि लोगों ने बहुत कोशिश की ढूंढने की कि ऐसा कोई मिल जाए जो इस भूत प्रेत से सबको बचा ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से हम बात ही कर रहे थे कि आवाज़ आना शुरू हुई। मैंने कहा ये आवाज़ किस चीज़ की है? मैं वहाँ से उठा ही था कि जाकर देखूं बाहर कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। वैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगा कि दरवाजे के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे। मैंने कहा हाँ ठीक है, बस मैं जाकर देख रहा हूँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही। वो कहने लगा कि जो घास काटने की मशीन है ये आवाज़ उसकी है। मैंने कहा तो हम सब तो अंदर है, फिर ये मशीन कौन चला रहा है? वो कहने लगा कि रोज़ाना रात में ऐसा ही होता है। वो मशीन अपने आप चलने लगती है और गांव का हर आदमी ये बात को जानता है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें आई जो आपस में टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि 2 मेटल आपस में टकरा रहे हो। मैंने कहा ये आवाज़? वो कहने लगा ये सब आवाज़ रोज़ आती है। हम बैठे ही थे और मुझे जलने की स्मेल आने लगी। वो फिर से यही बात कहने लगा कि ये सब रोज़ का हो गया है, बाहर मत जा, तो बाहर जाएगा तो शायद तेरी भी मौत पक्की है। मैं उसकी बात सुनकर वहीं डर के मारे बैठ गया। फिर मैंने उससे कहा कि इतना सब कुछ हो रहा है और कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि सुबह होने के बाद मैं ज़रूर लोगों से पूछूंगा। वो कहने लगा ठीक है, सुबह में तू पूछ लेना। उसके बाद हम जाकर सो गए। सुबह में मेरी आँख कुछ 7:15 बजे के आसपास खुली। मैं उठा, नाश्ता किया और फिर घर से बाहर निकला। अब लोग दिखाई दे रहे थे तो मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है और गांव में कोई भूत प्रेत आत्मा है। उनमें से कुछ तो मुझे बस चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगे कि उसके बारे में बात भी मत करो, उसका नाम तक मत लो। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका समाधान निकालना भी तो ज़रूरी है। वो लोग कहने लगे कि हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बुलाकर दिखाया, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं निकला। अभी हम बात कर ही रहे थे कि एक औरत रोते हुए वहीं पर आई। वो कहने लगी मेरा पति कहीं नहीं दिख रहा। उसका पति रात में उसके बाजू में ही सोया था, लेकिन सुबह से वो कहीं गायब था। गांव वाले एक झुंड बनाकर उसके पति को ढूंढने निकले। गांव के आसपास बिल्कुल खाली जगह थी, जैसा जंगली पेड़ वहां पर लगे हुए थे। उसे जंगल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो 5 किलोमीटर के रेडियस जितनी जगह होगी। वहाँ पर लोग ऐसे ही जाते थे खेलने कूदने, या फिर ऐसी शांति के लिए वहाँ पर जाकर लोग बैठा करते थे। तो गांव में जो लोग झुंड बनाकर निकले वो उसी साइड निकले थे। थोड़ी देर के बाद लगभग 11:15 बजे के आसपास वो लोग गांव में आए और कहने लगे कि उस भूत ने तेरे आदमी को मार दिया। उसका शरीर वहीं पर उन लोगों को मिला और सर उसका कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत वहीं पर बहुत रोने लगी। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता था। इसी वजह से मैंने अपने भाई से कहा कि चल, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मैं एक मेरे दोस्त को जानता हूँ। जब मैं पहले गांव में ही रहता था तो सुना था कि उसके जो पिताजी हैं वो काली विद्या को जानते हैं, वो तंत्र मंत्र को भी जानते हैं। हो सकता है कि हमारी वो कुछ इसमें हेल्प कर दे। हम दोनों ही बाइक पर निकल पड़े। जब हम वहाँ पर पहुँचे और जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पर गया, तभी उसके पिताजी ने ही दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं उनका आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ तुम लोग क्यों यहाँ पर आए हो। हमारे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने ही सारी बात बता दी। वो कहने लगे
कि जो सर अलग हो रहे हैं तुम्हारे गांव में, दरअसल वो एक डायन है जो अपना बदला ले रही है। मैंने कहा बदला? उसके साथ हम लोगों ने क्या किया था? फिर वो कहने लगे कि जब भी उसको बच्चा पैदा हुआ था तभी गांव वालों ने मिलकर उसके बच्चे को उससे छीन लिया था। उसके पीछे की भी बहुत लंबी कहानी है, और जिसके बाद उसने जाकर आत्महत्या कर ली और फिर वो डायन का रूप लेकर गांव वालों से बदला ले रही है। मैंने कहा तो अभी आप ही हमें इससे बचा लो। वो कहने लगे मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं पक्का नहीं बोल सकता कि मैं उसे अपने वश में कर ही लूँगा। मैंने कहा आप कोशिश कीजिए, गांव के लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद मैं तुम्हारे गांव आऊँगा। रात के कुछ 9 बजे के आसपास वो हमारे गांव में आए हुए थे, और जब वो आए तो उन्होंने एक बड़ा सा घेरा बनाया, उसमें वो बैठे और अपनी काली विद्या को शुरू कर दिया। वहाँ पर वो कुछ तंत्र मंत्र शुरू ही किए थे कि एकदम से ज़ोरों से हवाएं चलने लगी, और हमने देखा कि एक पेड़ की डाली उड़ते हुए ठीक उनके सामने उसी घेरे के बाहर आकर गिरी। वो उस डाली को देखकर बात करने लगे। मैं दंग रह गया ये देखकर कि इस डाली से क्या बात कर रहे हैं वो। लेकिन वो पेड़ की डाली अपना रूप बदल कर एक डायन के रूप में आ चुकी थी। उसके बाद वो कहने लगी मुझे मेरा बच्चा दे दो, या फिर मैं गांव में से ऐसे ही लोगों को चुन चुन कर मार दूंगी। सभी ने कहा कि तेरा बच्चा गांव में जिसने भी लिया था या तुझे उस बच्चे से अलग किया था, वो सभी लोग आज कहाँ है कोई नहीं जानता। इसी वजह से हमें नहीं पता कि तेरा बच्चा कहाँ है या तेरे बच्चे के साथ क्या किया उन लोगों ने। वो डायन ये सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो फिर कहने लगी तो ठीक है, मैं एक एक को जान से मार दूंगी और इस पूरे गांव को कब्रिस्तान बना दूंगी। फिर जो मेरे दोस्त के पापा के साथ कुछ आदमी लोग आए हुए थे, उन्होंने मंत्रों का जाप जोर से करना शुरू किया। वो डायन वहीं पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर ली, लेकिन वो चीख रही थी और चिल्ला रही थी, जिससे ये समझ में आ रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने उसी डायन के ऊपर कुछ विभूति फेंका, जिसके बाद आग लग गई और वो जलते हुए वहां से हवा में उड़ते हुए गायब हो गई। फिर हमने कहा अब वो डायन कभी नहीं आएगी ना? तभी ही मेरे दोस्त के पिताजी ने कहा कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि वो बच गई, या ये भी हो सकता है कि वो मर गई होगी। उसके बाद लगभग 3 महीने तक गांव में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, और 3 महीने के बाद मैं वहाँ से फिर से दोबारा शहर लौट आया। उसके बाद मैं अपना काम करता रहा, और कुछ साल के बाद जब दोबारा गाँव गया तब मुझे पता चला कि उस दिन के बाद वो डायन कभी भी गांव में नहीं आई। दोस्तों, ये कहानी मैंने एक वेबसाइट से ली थी। कहानी अच्छी लगी इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर की। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी विजय की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात कुछ साल पहले की है। उस समय ऐसा होता था कि घर से दूर मैं अपनी डायरी में लिखने के लिए एक पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाता था, जो हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। वहीं पर जाकर मैं आराम से अपनी डायरी में लिखने लगता। कई बार मैं कुछ स्टोरीज लिखता, तो कई बार जीवन में जो मेरे चल रहा है वो लिखता। ऐसे ही हमेशा ही होता था। एक बार मैं छुट्टी लेकर 2 दिन की वहाँ सोचा कि पहाड़ पर जाकर कैंपेन करूँगा। मैंने अपने एक दोस्त से भी कहा था। उसने पहले तो हाँ कहा, बाद में मना कर दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जाकर वहाँ पर कैंपेन कर लूँगा। मैं अकेले उस पहाड़ पर पहुँच गया। वो पहाड़ की चोटी ज़्यादा ऊंची तो नहीं थी, लेकिन हाँ, वहाँ बैठकर लिखने में बहुत मज़ा आता था। बिल्कुल वहाँ पर शांति थी। जब मैं एक शाम में वहाँ पर बैठकर लिख रहा था सनसेट के टाइम, तभी मैंने देखा कि दूर एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जो मुझे ही देख रही थी। मैंने लिखना छोड़कर उसे देखा, और फिर मेरी नज़रें उस पर से हटी ही नहीं, मानो जैसा मेरी नज़रें उस पर टिक गई थी। मैं मन ही मन कई सारी बातें सोचने लगा कि ऊपर वाले ने इसे कितना प्यार से बनाया है और ये कितनी खूबसूरत है।
मेरे दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। फिर कुछ देर हो जाने के बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगी। मैं तुरंत ही अपनी बुक्स को साइड में रखा, अपनी पेन रखा और उस लड़की के पीछे हो लिया। मैंने उसे 2-3 बार आवाज़ भी दी, लेकिन वो मेरी आवाज़ को इग्नोर कर रही थी। आगे जाने के बाद वो एक जगह पर रुकी और पीछे की ओर मुड़ा। मुझे देखकर स्माइल दी, फिर से आगे चलने लगी। उसकी स्माइल भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मैंने इसीलिए सोचा कि इसका पीछा करना ही शायद ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कोई देख ले, इस वजह से बात नहीं कर रही है। उसके पीछे काफ़ी दूर तक मैं चला गया। मुझे आसपास का कुछ पता ही नहीं था कि वो किस जगह जा रही है। बस उसे देख देख कर ही उसके पीछे ही जा रहा था। थोड़ी देर के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कोई नहीं था। मैं अपने आसपास देखने लगा तो पाया कि चारों ओर बड़े बड़े जंगली पेड़ थे और वो लड़की फिर एकदम से रुकी, मेरी ओर पीछे पलटी, मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत थी। मैं वहीं पर अपना दिल हार गया था। मैंने उससे पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? वो लड़की ने कहा, बस यहीं पर मेरा घर है। मैं आसपास देखने लगा तो मैंने उससे कहा कि यहाँ तो कोई भी घर नहीं है, और आगे रहते हो कहीं? उसने कहा, नहीं, बस यहीं पर। उसकी बात कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन मेरा ध्यान तो पूरा उस पर ही था। बाद में मैं उसके और करीब जाने लगा। मैं उससे बात करना चाहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता था। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैंने तुरंत ही उससे पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? उस लड़की ने मेरी ओर देखा, फिर वो कहने लगी कि शादी, और तुमसे? वो हंसने लगी, कहने लगी, आओ मेरे साथ। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। आगे जाने के बाद एक छोटा सा तालाब था वहाँ पर। उस तालाब के पास वो और मैं बैठकर बातें करने लगे। करीब 5 या 7 मिनट ही हुआ था कि कुछ लोगों की वहाँ से गुजरने की मैंने आवाज़ सुना। जब उन लोगों ने मुझे देखा तो वो लोग मुझसे कहने लगे कि यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बात कर रहा था। वो लोग कहने लगे, किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा, ये इसी लड़की से। वो लोग कहने लगे कि यहाँ तो कोई लड़की ही नहीं है, और मुझे वो लड़की बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, ये लड़की बैठी तो है। उन्होंने कहा, यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, और अगर तुम्हें कोई दिख रहा है तो वो एक छलावा है। अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो। उन लोगों की बात सुनकर मुझे डर लगने लगा, और फिर जब मैंने उस लड़की की ओर देखा तब मैंने पाया कि वो लड़की बहुत डरावनी और अजीब से भयानक दिख रही थी। मैंने तुरंत ही उन लोगों का हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने कहा कि आप लोग बाहर जा रहे हो ना? उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। उन लोगों के साथ ही मैं उस रास्ते से बाहर निकला। उस रात में मैं वहीं पर रुककर कैंपेन करने वाला था, लेकिन मैं डर इतना गया था कि मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान उठाया और उसी समय उस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरकर अपने घर आ गया। उसके बाद मैं उस पहाड़ की चोटी पर कभी नहीं गया, क्योंकि उस छलावे का डर आज भी मेरे अंदर है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी संजय की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम संजय है। ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये भी कुछ साल पहले ही मेरे साथ घटी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं छुट्टियों के समय अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में बैठा, और ट्रेन में बैठने के बाद मैं आराम से सो गया था, क्योंकि मैं जॉब का वो आखिरी दिन करके ट्रेन पकड़कर अपने गांव जा रहा था। मुझे 12 दिन की छुट्टी मिली हुई थी, इसीलिए मैंने गांव जाने का फैसला लिया था। जब मैं ट्रेन में बैठा तो उस बोगी में बहुत कम लोग थे, और जिस के स्टेशन आ रहे थे वो वहाँ पर उतर रहे थे। मेरा जो गांव है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पड़ता है। मैं आप लोगों को उस जगह का तो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, जाने में लगभग 35 घंटे का समय लगता है। जब मेरा गांव आने ही वाला था तब बोगी में बहुत कम लोग बचे हुए थे, मुश्किल से 2 या 3 लोग होंगे, और पूरा वो डब्बा खाली था। मैं बैठा हुआ था, रात के कुछ 12:30 बज रहे थे। मुझे अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक रात और एक दिन मैं ट्रेन में बिता चुका था। मैं बस वेट ही कर रहा था
कि जल्दी से मेरा स्टेशन आ जाए और मैं उतरकर अपने गांव चला जाऊं। मैं बैठा था कि अचानक से एक आदमी मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। वो आकर बैठकर मुझसे बातचीत शुरू किया। फिर कहने लगा कि आपको भूत प्रेत पर विश्वास है। मैंने कहा विश्वास तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर काला जादू और भूत प्रेत के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिल ही जाती है। वो कहने लगा कि कभी आपने भूत प्रेत को देखा है? मैंने कहा देखा भी नहीं है, लेकिन मेरे गांव में बहुत सारे लोग बोलते हैं और मेरे परिवार के कुछ लोग हैं जिन्होंने भूतों को देखा है। तो मुझे इतना पता है कि वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि भूत प्रेत होते होंगे। वो आदमी कहने लगा कि भूत प्रेत होते हैं, मैंने देखा है। मैंने कहा कैसे? उसने एक छोटी सी अपनी घटना बताई। वो कहने लगा कि मेरे साथ एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। मैंने कहा क्या हुआ था? वो कहने लगा कि हमारे ही गांव में एक आत्मा आकर लोगों को परेशान करती थी। लोगों ने जब उसके बारे में पता किया तो लोगों को ऐसा पता चला कि वो आत्मा उसी गांव में रहने वाले एक आदमी की थी। वो सभी को आकर परेशान करती, किसी को जान से मार देती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस आत्मा ने हमारे पूरे घर को जला दिया और उसमें सब मारे गए। मैंने कहा सब मारे गए? वो कहने लगा हाँ। फिर मुझे उसकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तो मैंने कहा कि आपको बहुत बुरा लगा होगा कि अभी आपके परिवार के इतने सारे लोग मारे गए, आप ही बचे हो। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, अपनी जगह से उठा और कहने लगा कि मैं भी उसी में था। मैंने कहा फिर आप बच कैसे गए? उसने सिर्फ मुस्कुराया, कहने लगा कि मुझे मरे हुए 30 साल हो गए हैं। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। बारिश का मौसम चल रहा था। ट्रेन को शायद सिग्नल मिला हुआ था, तो ट्रेन एक जगह पर रुकी हुई थी। मैं खिड़की के बाहर देख ही रहा था। हर जगह बिल्कुल अंधेरा था और ज़ोरदार बारिश हो रही थी। फिर अचानक से बिजली कड़की। जब बिजली कड़की तो मैंने देखा कि वही आदमी मुझे बाहर दिखाई दे रहा है, एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। मैं वो देखकर काफ़ी घबरा गया। थोड़ी देर के बाद दोबारा बिजली कड़की। तो बिजली जब कड़की, उसकी रोशनी में मैंने देखा कि वो आदमी मेरे करीब आ चुका है। मैं वो देखकर दंग रह गया कि अभी तो ये ट्रेन के अंदर था, फिर बाहर कैसा चला गया? और ये नज़दीक आते हुए मुझे दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही बिजली कड़कती है उसकी रोशनी में ये हर बार मुझे करीब दिखता है। मैं ट्रेन के बाहर अपना हाथ निकाल कर बैठा हुआ था कि एकदम से ऐसा लगा किसी ने मेरे हाथ पर जोर से मारा। मैंने जैसे ही हाथ अंदर लेकर देखा तो मैंने पाया कि मेरे हाथ में से खून जा रहा था। किसी ने तो उस पर हमला किया था। उसके बाद मैं वहीं पर अपने हाथ को देखकर ये सोच रहा था कि क्या हमला उसी ने किया। फिर ट्रेन का सिग्नल खुल गया और ट्रेन आगे बढ़ने लगी। जब ट्रेन आगे बढ़ रही थी तभी बस मेरे दिमाग में वही चीज़ थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। इसी वजह से मैं अपना डब्बा छोड़कर जहाँ पर लोग मुझे दिखाई दिए वहाँ पर जाकर बैठ गया। करीब 3-3:15 बजे के आसपास ट्रेन ने मुझे अपने स्टेशन पे ले जाकर छोड़ दिया। मैं वहाँ पर उतरा, बाहर निकला तो मेरे अलावा उस डिब्बे में से कोई भी नहीं निकला था, बल्कि यूँ कहिए कि पूरी ट्रेन में से शायद सिर्फ मैं ही एक लौता यात्री था जो बाहर निकला था। मैं घड़ी में टाइम देखा तो 3-3:15 हो रहे थे। मैं सोचने लगा कि अभी तो मैं अपने घर पर कैसे जाऊंगा, क्योंकि कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। मेरा घर वहां से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं बाहर निकला तो एक आदमी शॉल ओढ़े हुए मुझे दिखाई दिया, जो आग जलाकर सामने बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा अरे भाई, अभी मुझे घर जाना है, कोई सवारी मिलेगी क्या? वो कहने लगा हाँ मिलेगी, मैं आपको खुद लेकर चलूँगा। मैंने कहा आप रिक्शा ड्राइवर हो? वो कहने लगा हाँ, साइकिल रिक्शा है मेरे पास। मैंने कहा तो चलो फिर चलते हैं। तब तो बारिश रुकी हुई थी। वो आदमी ने रिक्शा जो साइकिल वाली होती है वो लेकर आया। उसके बाद मैं पीछे बैठ गया। वो साइकिल चलाने लगा। रिक्शा जो पीछे से थी वो कवर थी। थोड़ी ही दूर हम आगे बढ़े थे कि ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। वो आदमी भीगते हुए साइकिल रिक्शा चला रहा था। मैं उसका चेहरा तब तक देख ही नहीं पाया था। जब मेरा घर आया तो मैं घर के पास उतरा और जेब में हाथ डाला उसे पैसे देने के लिए। जैसे ही मैंने उसे पैसे दिए, मैंने देखा कि ये वही आदमी था
जो ट्रेन में मुझे मिला था, ये वही आदमी था जो बिजली कड़क रही थी और मेरे करीब आ रहा था। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि पैसे को वहीं पर छोड़कर, जो मैंने पैसे उसे दिए थे उसमें से कुछ मुझे पैसे रिटर्न भी लेने थे, लेकिन वो पैसे को वहीं छोड़कर मैं भागता हुआ घर के अंदर आया। अगली सुबह में मैंने घर वालों को ये बात बताई। घर वाले कहने लगे कि तुझे ही भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। आज जो तेरे साथ घटना हुई, शुक्र मान कि तू बच गया, वरना तेरी मौत पक्की थी। कहा जाता है कि भूत प्रेत का सामना जिसके भी साथ हो जाता है, उसके बाद वो आदमी का बचना लगभग असंभव हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी भी मैंने एक वेबसाइट से ली थी। मुझे अच्छी लगी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एलेक्स की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम एलेक्स है और मैं पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड का रहने वाला हूँ। ये घटना हमारे साथ घटी थी, यानी मैं और मेरी फ्रेंड तनिष्ठा के साथ। हमारे कुछ 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम घर चले गए थे, लेकिन हमारा जो अगला एग्ज़ाम था वो आर्ट्स का होने वाला था। हमारी कुछ पेंटिंग थी जो बराबर से कंप्लीट नहीं हुई थी। हम अपने अपने घर पर थे। फिर एक दिन तनिष्ठा का मुझे कॉल आया कि एलेक्स, एक काम कर, घर आ जा, वहाँ पर बचा हुआ काम भी कंप्लीट कर लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। मैं जब तनिष्ठा के घर पहुँचा तो हमने उसके रूम पर पेंटिंग करने के लिए हमने जगह को एडजस्ट किया, लेकिन फिर भी जगह एडजस्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसका जो कमरा था वो छोटा था। तो मैंने तनिष्ठा को आइडिया दिया कि तू अपने मामा के ऑफिस की चाबी ले ले, हम ऑफिस पर जाकर आराम से अपना काम कर लेंगे। तनिष्ठा ने अपने मामा से ऑफिस की चाबी मांगी क्योंकि हमारा कुछ होमवर्क और असाइनमेंट भी बाकी था, वो सब भी हम वहीं कर लेंगे। और तनिष्ठा के मामा ने चाबी देने के लिए हाँ कर दी। लेकिन जब मामा चाबी दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में ही जाना, सेकंड फ्लोर पर बिल्कुल मत जाना। मैं ऐसे ही सोचने लगा कि हम तो वैसे भी पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो ऊपर क्यों जाएंगे। लेकिन ऊपर जाने इन्होंने मना क्यों किया। वहाँ से ऑफिस बाजू में ही था। हम जल्दी से वहाँ पर पहुँच गए। बारिश हो रही थी और ऑफिस बिल्कुल शांत था। वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पर लोग आते जाते भी नहीं थे क्योंकि बेसिकली तनिष्ठा के जो मामा थे वो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, तो वो हमेशा ही अपने ऑफिस में कुछ ना कुछ ऑफिशियल वर्क में बिजी रहते थे। लेकिन उस रात वो फ्री थे, इसलिए वो काम के लिए भी नहीं आए हुए थे। हम जब ऑफिस पहुंच गए तो हम अपना होमवर्क करने लगे और जो भी हमारी कॉलेज का काम था वो सब कंप्लीट करके बस घर के लिए जाने के लिए रेडी ही हो रहे थे कि तनिष्ठा ने मुझे कहा कि चल ना कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, रील बनाते हैं। हम वहाँ पर खड़े होकर रील ही बना रहे थे। तभी उस वीडियो में हमने देखा कि कोई तो है जो हमें देख रहा था बाहर से। मुझे ऐसा लगा कि कोई हम पर नज़र रख रहा है। मैंने तनिष्ठा को बोला कि चलो अब घर चलते हैं। रात के तब तक कुछ 10 बज चुके थे। हम जब घर पहुँचे उसके, तो उसकी दादी जो थी वो हमारा वेट कर रही थी घर के ही सामने बैठकर। दादी ने बोला कि बच्चों, इतना लेट कर दिया तुम दोनों ने आने में, चलो टेबल पर खाना रखा है, जाकर डिनर कर लो। डिनर हो जाने के बाद हम सोने चले गए। मैं भी रात में वहीं रुकने वाला था। दादी हमेशा सोने से पहले घर के बाहर बैठकर तनिष्ठा की मम्मी के साथ बातें करती थी। दादी का रोज़ का यही रूटीन था सोने से पहले का। फिर दादी ने जब तनिष्ठा की मम्मी को बुलाया और बात करना शुरू ही किया था कि उन्होंने सामने किसी को देखा जो वाइट बनियान और वाइट लुंगी में था और वहाँ पर घूमता हुआ उन्हें दिखाई दिया। उसी टाइम दादी जो थी उन्होंने तनिष्ठा की मम्मी को बोला कि चलो अंदर चलते हैं, बाहर ज़्यादा समय रुकना ठीक नहीं है। ये बात समझी नहीं उसकी मम्मी, लेकिन दादी के कहने पर वो अंदर आ गई। फिर दादी ने दूसरे रूम की विंडो से देखा कि आदमी चलते चलते कहीं गायब ही हो गया। हम सब तो सोने चले गए थे। रात के कुछ 3 बज रहे थे। मैंने तनिष्ठा की आवाज़ सुनी तो मैं रूम से बाहर भाग कर आया। तनिष्ठा ने मुझे बोला कि उसकी खिड़की से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। फिर हमने दादी के रूम पर जाने का फैसला किया कि जाकर दादी को बताते हैं।
दादी के रूम पर गए और बस बात करना शुरू ही किया था कि फिर से कुछ ऐसा लगा कि घर के बाहर बैठकर कोई मानो फ़ोन पे बात कर रहा है। हमें आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो क्या बात कर रहा था वो नहीं समझ पा रहे थे। दादी ने बोला कि इतनी रात हो गई है, कौन हो सकता है जो हमारे घर के बाहर बैठकर फ़ोन पर बात कर रहा हो। और जब खिड़की से देखा तो बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी। कभी टेबल पर पड़ी हुई बुक्स अपने आप गिर जाती, तो किचन के बर्तनों की टकराने की आवाज़ आती, कभी टीवी ऑन हो जाता। ऐसे ही चल रहा था। घर में लोग डरे हुए भी थे। फिर दादी ने एक उनकी जान पहचान वाले को कॉल किया, तो उस दादी की फ्रेंड ने उन्हें बताया कि एक आदमी है, वो बाबा है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। उसके बाद वो बाबा घर पर आए। उन्होंने कुछ पूजा रखी। पूजा हो जाने के बाद उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले इसी घर पर एक व्यक्ति की मौत हुई थी, और जो भी आप लोगों को दिख रहा है या महसूस हो रहा है वो उसी की आत्मा है। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आत्मा है तो ऑफिस पर भी वो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रही थी। जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो सिर्फ तुम्हारे घर तक ही नहीं बल्कि ऑफिस पर भी जाती है। ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन एक चीज़ की खुशी ये थी कि हम सब सेफ थे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है वो हमें रहीम ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रहीम है। मैं पुणे कोंधवा का रहने वाला हूँ। ये बात कुछ 1 साल पहले की है। वहाँ पे हमारा एक रो हाउस हुआ करता था। अभी फ़िलहाल तो हमने उसे छोड़ दिया है। बात कुछ ऐसी है कि मेरी मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा घर पे आना नहीं होता है। इसलिए उन्होंने हमें, यानी कि मुझे और मेरे भाई को, हम दोनों को संभालने के लिए एक केयर टेकर रखे हुए थे, जो दिन रात हमारे ही साथ रहती थी, हमारा ख्याल भी रखती थी। उनका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो हमें अपने परिवार की तरह ही मानती थी, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी इस दुनिया में, और उन्हें हमारे साथ रहना भी अच्छा लगता था। सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे घर के सभी काम करते थे। सब ठीक चल रहा था। एक दिन मेरी मम्मी पापा को कुछ काम से आउट ऑफ कंट्री जाना था, तो उन्होंने हमारी सारी जिम्मेदारी उस मौसी पर छोड़ दी और चले गए। फिर कुछ दिन तो अच्छे से बीत गए। एक रात को मेरी अचानक से नींद खुल गई। वो इसलिए क्योंकि एक किचन में से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मेरे भाई का और मेरा एक ही बेडरूम था। मैंने सोचा भाई को लेकर जाता हूँ देखने, लेकिन वो आवाज़ें इतनी डरावनी थी कि मेरी हिम्मत तो मेरे भाई के बेड तक जाने की भी नहीं हो रही थी। कैसे कैसे वो आवाज़ सुनकर मैं रात भर जाग रहा था, लेकिन फिर पता नहीं कब मेरी आंख दोबारा लग गई और मैं सो गया। अगले सुबह मैं और मेरा भाई नाश्ता करने बैठ गए, तो मैंने सोचा कि मौसी से पूछ लूँ कि क्या आवाज़ें आ रही थी। फिर मैंने सोचा जाने दो, वरना भाई और मौसी मुझ पर ही भड़क जाएंगे। सब बात भूलकर मैं और भाई कॉलेज चले गए। कॉलेज से आकर बाकी सब क्लास जाकर और सारा काम ख़त्म करके रात का खाना खाएं। फिर दोबारा हम सोने चले गए। ठीक दोबारा 1 या 2 बजे मेरी आँख खुल गई। वो आवाज़ें मुझे फिर से आना शुरू हो गई थी। मैंने सोचा अब भाई को उठाना ही पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा कि ये आवाज़ें किचन में से क्यों आ रही है और ये कौन कर रहा है। मैं कैसे कैसे भाई के पास जाके उसे उठा लिया और उसे किचन के पास लेकर चला गया। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी कि मानो कोई आपस में बात कर रहा है। हमने चुपके से जाकर देखा तो ये पता चला कि मौसी किचन की खिड़की के पास हाथ करे किसी से बात कर रही थी। हमें तो वहाँ कोई नहीं दिखा। मानो ऐसा लग रहा था कि वो हाथों के इशारे से भी कुछ बता रही हो, या फिर बात करते टाइम जैसा हम हाथ से इशारा करते हैं वो कुछ वैसा कर रही थी। मुझे तो वो देखते ही साथ इतना ज़्यादा डर लगने लगा कि मानो मैं वहीं खड़े खड़े कांपने लगा
और बेडरूम के अंदर भाग गया। पीछे मेरा भाई आया और मुझे चिल्लाने लगा। कहा कि इतना क्यों घबरा रहा है, चल अभी उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है ये सब। ये सारी बातें हम कर ही रहे थे कि मौसी की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने की आवाज़ आने लगी। मेरे भाई की मानो हालत डाउन हो चुकी थी वो आवाज़ें सुनकर। वो ये सोच रहा था कि अचानक से मौसी की इतनी रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। हम बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर चुके थे और दोनों ही भाई एक ही बेड पर बैठे हुए थे। जैसे तैसे रात निकल गई। उसके बाद सुबह होते ही हम घर से निकल गए और बाहर जाकर मम्मी पापा को कॉल करके सब बता दिया। फिर मम्मी पापा ने कहा कि हम जिस काम के लिए आए थे वो हो चुका है और वो इंडिया वापस आ रहे हैं। वो जब घर पे आए तब हम दोनों भाई घर चले गए और मम्मी पापा को लिपट कर रोने लगे। उसके बाद पापा ने उस मौसी को बहुत डांटा। कहा क्या करते हो रात में, बच्चे कितना डर गए हैं, तुम किससे बात कर रहे थे। वो कहने लगी कि मैंने कब बात की, मैं तो सोती ही हूँ अपना किचन में। पापा ने कहा अभी पता चलेगा। तब हम सब जाके सीसीटीवी चेक किए। तब जो हमने देखा मानो हमारे तो होश उड़ गए, बल्कि वो मौसी खुद परेशान हो चुकी थी कि ये सब क्या हो रहा है। हमने देखा कि रात को 1-2 बजे मौसी नींद से जाग गई अपने आप और अजीब अजीब हरकतें करने लगी, जैसे किचन पर बैठकर सर के बाल खुद से ही निकालने लगी। कभी मानो ऐसा लगने लगा कि वो नॉर्मल बैठी है और उसके सर के बाल एकदम से खड़े हो गए। एक औरत के सर के बाल खड़े हो जाना यानी ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके बाल पकड़कर ऊपर रखा है। सबसे खतरनाक मतलब हवा में उड़ना, ये देखने के बाद तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद एक कोने में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोना। ये सब देखकर हम शॉक हो चुके थे। फिर उस मौसी ने कहा कि उसे तो खुद नहीं पता कि रात में उसके साथ क्या क्या होता है और वो ये सब कैसे कर सकती है, क्योंकि रात में तो वो एकदम गहरी नींद में होती है और उसे आज तक ये सब पता ही नहीं चला। बहुत अजीब लग रहा था मुझे ये सब सुनकर। तो पापा ने बिना कुछ सोचे समझे मौसी को घर से निकाल दिया। मौसी को निकालने के बाद भी उस घर में कुछ ना कुछ होते ही रहता था, जैसे कि बर्तनों की गिरने की आवाज़ आना या फिर ऐसा लगता कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये सबसे परेशान होकर पापा ने दरगाह से एक बाबा को बुला लिया। वो बाबा ने दुआ कुछ पढ़ी और किचन बंद कर दिया। कहा कि 3-4 दिन इसे बिल्कुल यूज़ मत करना। फिर 3-4 दिन के बाद वो सब अपने आप बंद हो गया। वो क्या था क्यों था मुझे तो पता नहीं, लेकिन बाद में हमने वो घर छोड़ दिया और दूसरे घर पर शिफ्ट हो गए। बाद में वो मौसी को फिर से हमने काम पर रख लिया। एक बात अच्छी ये है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सब जो हो गया याद करके अभी भी मानो डर के मारे हम कांप जाते हैं। मैं तो आज भी उस मौसी को देखकर डरने लगता हूँ। तो दोस्तों, ये थी रहीम जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी वरुण राजपूत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम वरुण राजपूत है। मेरी जॉब सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक हुआ करती थी। उसके बाद मैं डीजे बजाने का भी काम करता था। तो मैं एक दिन की बात है कि 13 नवंबर 2017 का दिन था वो, जब मैं अपने घर से 7 किलोमीटर दूर एक पार्टी में डीजे बजा रहा था। उसके बाद पार्टी ख़त्म होते होते रात के कब 2-3 बज गए पता ही नहीं चला। मैं अपनी पेमेंट लेके वहाँ से निकल गया। मुझे अच्छे से याद है उस रात कोई भी ऑटो या बस कुछ भी रोड पर नहीं दिख रहा था, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और वो एक कस्बा था जहाँ मैं डीजे बजाने गया था। मैं हर रोज़ जब भी डीजे बजाने अलग अलग जगह जाया करता था तो मेरे पास बाइक हुआ करती थी, पर उस दिन मेरे पास बाइक नहीं थी। उस दिन क्योंकि मेरी बाइक ख़राब थी। मैं जब वहाँ से निकला कुछ 500 मीटर चलने के बाद मैं ऑटो स्टैंड पर पहुँचा। फिर मैं इधर उधर देखने लगा कि कोई सवारी मुझे मिल जाए जो मुझे घर तक पहुँचा दे, पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी जो मुझे कोई सवारी मिल जाती। दोस्तों, उसके बाद मैंने फैसला किया
कि मैं आगे का सफ़र पैदल ही पार करूँगा। आगे मुझे कोई ना कोई लिफ्ट तो ज़रूर मिल ही जाएगी। बस मन में यही ख्याल रखते हुए मैं आगे पैदल निकल चला। उसके बाद जब मैं वहाँ से आगे जा ही रहा था तो रोड पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मेरे सीधे हाथ पे तो झाड़ियाँ थी और उल्टे हाथ पे एक दो मकान थे जो कि मानो एकदम पुराने अजीब से लग रहे थे। पूरा रोड वीरान था। मैं गाना गुनगुनाते हुए उसी वीरान रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था और मैं पीछे भी देख रहा था ताकि कोई बाइक या स्कूटी वाला मुझे मिल जाए और मैं उसके साथ बैठकर लिफ्ट ले लूं। मुझे रात में घूमना काफ़ी पसंद था, पर पता नहीं क्यों उस रात मुझे हल्का हल्का डर लग रहा था। वो पहली बार था कि मुझे उस दिन डर महसूस हो रहा था। दोस्तों, मैं आगे जा ही रहा था। जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ एक दो मकान थे, उसमें से एक मकान जो 2 माले का था, बिल्कुल अजीब सा लग रहा था और बिल्कुल ही उस गांव से बाहर ही बना हुआ था। मैंने सिगरेट निकाली और मैं सिगरेट पीने लगा। उसके बाद मैं सिगरेट पी ही रहा था कि मेरी नज़र उसके पहले माले पर पड़ी। चलते चलते मैं एकदम से रुक गया और हैरान होकर देखने लगा। इसमें लाइट कैसे जल रही है जब इसमें कोई रहता ही नहीं है, और ये मकान तो खंडहर जैसा है। इसके मेन गेट पे ताला भी लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि शायद इस मकान के पीछे से कोई गेट होगा, पर वो लाइट कभी जल रही थी कभी बंद हो रही थी। मैं इसी सोच में था कि सामने से एक गाड़ी आई। मैंने उसे हाथ दिया, लेकिन उसने वो गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी वाला सीधा निकल गया। तो मैंने भी सोचा अब मुझे शायद आगे पैदल ही सफ़र पार करना पड़ेगा। करीब 200 मीटर आगे चला गया उस मकान से, लेकिन फिर भी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चलता हुआ आ रहा है। यहाँ तक आ गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। मैंने इस बात को मन ही मन इग्नोर किया और आगे चलना ही ठीक समझा। आगे आते आते मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी थी और ठंड से मैं कांपने भी लगा। मैं चलता ही जा रहा था, लेकिन मुझे मेरे पीछे हर 2 मिनट बाद ऐसा लग रहा था कि कोई आ रहा है, मानो किसी के कदमों की आवाज़ आने लगती। कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इस बार उसी दौरान पीछे मुड़कर देखा तो पाया एक आदमी है। उस अंधेरे में वो मेरे शायद पीछे आ रहा था। वो अपने दोनों हाथों को बिना हिलाए चुपचाप चलता हुआ आ रहा था। जब मैं रुका तो वो भी रुक गया। मैं थोड़ा डर गया था। उस ठंड में भी मुझे पसीने आ गए थे। मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और मैं आगे बढ़ा, लेकिन इस बार मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अब मेरे पीछे ही चल रहा था। उसका चलने का ढंग देखकर ही मुझे और ज़्यादा डर महसूस करा रहा था। वो अपने दोनों हाथों को बिना हिलाए मेरे पीछे चल रहा था। तो मैंने डर के मारे आवाज़ दी, कौन है? क्यों मेरा पीछा कर रहा है? मैंने गाली देते हुए कहा। तो वो मुझे अपना एक हाथ उठाते हुए पास बुलाने लगा। मैंने फिर से एक बार कहा डरते सहमते हुए, तुझे समझ नहीं आता क्या? क्यों मेरा पीछा कर रहा है? लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो बस खड़ा होकर एकटक मुझे घूरे जा रहा था। मेरे पैर भी जम गए थे। मैं ना आगे बढ़ पा रहा था न ही पीछे। कुछ मिनट बाद वो आदमी या फिर वो जो कोई भी था, प्रेत आत्मा, चिल्लाते हुए खेत की तरफ भागा और इस बार भी वो वैसे ही भागा जैसा चलते हुए मेरे पास आ रहा था। यानी कि अपने दोनों हाथों को बिना हिलाए ही वो वहाँ से भाग गया और वो देखते ही देखते गायब हो गया। मैंने सोचा चलो अब अच्छा है, बला टल गई। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मैं जब घर की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि वो मेरे सामने लगभग 20 से 30 कदम की दूरी पर चल रहा था। हवा काफ़ी तेज़ चलने लगी थी। मैंने फिर डरते डरते एक सिगरेट निकाली और जलाकर पीने लगा। तभी सामने जो आदमी था वो एकदम से चिल्लाते हुए मेरे सामने ही कूद कूद के चिल्लाने लगा कि सिगरेट बुझा, इसको जितना जल्दी हो सके बुझा, जल्दी बुझा। वो एक ही चीज़ बोल रहा था, सिगरेट बुझाने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था उसको मेरी सिगरेट पीने से क्या दिक्कत थी।
वो मेरी सिगरेट को बुझाने बोल रहा था और उसकी आवाज़ अजीब सी लग रही थी, जैसा कि दो आदमी एक टाइम पर इकट्ठा होकर बात कर रहे हो, और उसमें भी एक औरत की और एक आदमी की आवाज़ लग रही थी। लेकिन इसके बाद मुझे हिम्मत आई। मैं समझ गया था कि शायद ये सिगरेट से डर रहा है। मैं वही सिगरेट पीते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैं जैसा आगे बढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे वो पहले खेत में भागा था, इस बार वो खेत में नहीं भागा। जो मेरे सामने तेज़ी से भागता हुआ आया और मेरे सामने आके उसने एक छलांग लगाई। वो एक पेड़ जितना ऊंचा उछल गया था और वो उस रोड पे सीधा भागता हुआ चिल्लाता हुआ भाग गया। कुछ दूर जाकर मुझे एक साइकिल वाले से लिफ्ट मिल गई। मैं उसकी साइकिल पर बैठ गया और उससे उस गांव के रोड के बारे में पूछने लगा। तो उसने मुझसे कहा, कभी भी इस रोड पे रात में मत आना। उस घर में 7 लोग भूखमरी के कारण मरे थे। तो मैंने उससे कहा, मुझे तो एक ही दिखा। तो उसने कहा, शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना आज तुम्हारा भी बचना नामुमकिन था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।